हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्हाट आर मोनोसेकेराइड्स एंड ओलिगोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स हम कह सकते हैं दिस इज द सिंपलेस्ट यूनिट, बट ओलिगोसेकेराइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स आर जॉइंड टुगेदर। अब पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? व्हेन मोर देन 10 यूनिट्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ यूनिट, दैट इज अ पॉलीसेकेराइड। अब इसमें क्या होता है, जितने भी मोनोसेकेराइड्स होते हैं दैट आर जॉइंड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस। ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस फॉर्म होती हैं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि होती क्या है। अब इसके अंदर क्या होता है कि हम इनको पढ़ते क्यों हैं बेसिकली पॉलीसेकेराइड्स को। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, इनके अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है या ऐसा कह सकते हैं इनके कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं दैट आर यूज्ड इन फूड स्टोरेजेस। फूड स्टोरेज में इसका काम आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट स्टार्च। स्टार्च इज बेसिकली अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O5 होल N। जैसे कि ग्लूकोज का होता था C6H12O6। सो बेसिकली यहाँ पे N यूनिट्स जुड़ेंगी तो उसकी वजह से एक ऑक्सीजन यहाँ पर कम हो जाता है क्योंकि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है। सो द वैल्यू ऑफ N हेयर इज 200 to 1000, मतलब 200 to 1000 यूनिट्स यहाँ पर ज्वाइन होती हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से टू फॉर्म स्टार्च। अब देखते हैं कि स्टार्च होता क्या है। अर्लियर क्लासेस में वी हैव रेड अबाउट स्टार्च, लाइक स्टार्च एंड शुगर आर पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बट होते क्यों है? दिस इज बेसिकली अ स्टोरेज यूनिट। लाइक प्लांट्स में food is stored in the form of starch, so it is mainly found in seeds, roots and tubers etc. बेसिकली इनके मेन सोर्सेज होते हैं wheat, rice, potatoes, corn, bananas etc. these are starch rich foods. स्टार्च एक अकेली यूनिट नहीं है, इट इज मेड अप ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज इज प्रेजेंट इन 10 to 20%, वाइल अमाइलोपेक्टिन इज प्रेजेंट इन 20 to 80%, मतलब हमारा मेजर अमाइलोपेक्टिन होता है। दोनों ही एक पॉलीमर होते हैं अल्फा डी ग्लूकोज के, मतलब इनके अंदर ये सिमिलैरिटी होती है, बट देयर इज जस्ट अ डिफरेंस ऑफ ब्रांचिंग एंड देयर इज जस्ट अ डिफरेंस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। लाइक अमाइलोज इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। इसके अंदर हमारे होते हैं 200 ग्लूकोज यूनिट्स जॉइन टुगेदर, वाइल इनके अंदर भी वही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है C1 कार्बन पे एक यूनिट के और उसके साथ हमारा C1 दूसरे का। नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे आता है हमारे पास अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन इज हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ शॉर्ट चेन्स। लाइक इसके अंदर क्या होती है, जो चेन्स होती है दैट आर जॉइंड इन अ फॉर्म ऑफ ब्रांचेस। अब इसके अंदर दिस इज द स्ट्रक्चर यू कैन सी। नॉर्मल ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो बन रहा है इसके अंदर अल्फा 1,6 का, बट इट इज जॉइंड ब्रांचिंग की वजह से दैट वन शॉर्ट चेन इज जॉइंड टू अदर विद अल्फा 1,4 बॉन्डिंग। मतलब एक जो चेन थी इट हैज़ 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, वो जब दूसरे से जॉइन हो रही है या दो यूनिट्स के बीच में जो हमारी लिंकेज आ रही है दैट इज अल्फा 1,4। नेक्स्ट इज वील टॉक अबाउट सेलुलोज। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलुलोज प्रेजेंट किस में होता है? दैट इज इट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स, मतलब जो हमारे जो प्लांट सेल्स होते हैं दैट उनका जो सेल वॉल होता है दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। नेक्स्ट इज द स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड कंपोनेंट ऑफ दिस इज लाइक इट इज मेड अप ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स। अब इसके अंदर होता है कि जैसे हमने ऊपर पढ़ा था स्टार्च इज मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स, इसमें बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स आ जाती हैं। वही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसके अंदर फॉर्म होता है C1 और C4 का, वही सेम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट इज विल टॉक अबाउट ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में क्या होता है, ये जैसे हमारे पास स्टार्च था, उसके बाद स्टार्च हमारा प्लांट्स में फाउंड होता है। सेलुलोज हमारा प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं उनके सेल वॉल में फाउंड होता है। अब ग्लाइकोजन इट इज स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी। स्ट्रक्चर इज सेम एज दैट ऑफ अमाइलोपेक्टिन, रादर इट इज़ मोर ब्रांच्ड। अब उसमें हमने देखा था देर इज़ ब्रांचिंग, ग्लाइकोजन में और ज़्यादा ब्रांचिंग हो जाती है। इट इज़ प्रेजेंट इन लिवर, मसल्स एंड ब्रेन। इतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है ही क्यों, लाइक वाई वी आर स्टडिंग इट। सो इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, carbohydrates are essential for life in both plants and animals. They form major portion of our food. Like it is very important, it from the earlier classes we have studied, like it is acts like a major nutrient of our diet. For an example, honey has been used for a long time as a instant source of energy. So it is basically, honey is a carbohydrate, like
We consider it in a carbohydrate because of its constituents and it has been used for the instant source of energy. इतना इम्पोर्टेंस है कार्बोहाइड्रेट्स का हमारी लाइफ में. नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड एज स्टोरेज मॉलिक्यूल्स एज स्टार्च इन प्लांट्स एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल्स. जैसे अभी मैंने ऊपर बताया कि स्टार्च की फॉर्म में जो होते हैं दैट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल्स. So cell wall of bacteria and plants is made up of cellulose. Cell being a very major part of any human body or plants. So cell wall की जो wall होती है that is also made up of cellulose. Cellulose being a carbohydrate. So cellulose के और भी ज़्यादा uses होते हैं. Cellulose in the form of wood or in the form of fiber. Wood की form में तो it is used for making furniture. And if it is in a form of cotton fiber, it is used for making clothes. They also provide the raw materials for many important industries like textiles. Like we have studied about sugar industry, glucose industry. It is a very important part for them. Also for textile, paper and breweries. Breweries होते हैं हमारे जो drinks होते हैं उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा carbohydrates का use किया जाता है. अब एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ से, ग्लूकोज और सुक्रोज आर सोल्यूबल इन वाटर बट साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन विच इज अ सिंपल 6 membered ring structure that are insoluble in water. So why this question is asked almost in every exam paper, being very easy also but it is a bit tricky क्योंकि ग्लूकोज में हमने इसके स्ट्रक्चर में पढ़ा था इट हैज़ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन इट. सुक्रोज ऑल्सो हैज़ हाइड्रोक्सिल ग्रुप. अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप का यहाँ क्या काम आता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से देयर इज़ अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप और वाटर के बीच में. जबकि जो साइक्लोहेक्सेन है वो सिंपल उसके अंदर कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है. सिंपल एक बेंजीन रिंग जैसे हम देखते हैं उसके अंदर 3 ऐसे पाई बॉन्ड्स आ जाते हैं. सिंपल नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती है. नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट अबाउट प्रोटीन्स. सो प्रोटीन इज़ अ वेरी अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑफ आवर लिविंग सिस्टम. इसके चीफ सोर्सेज जो हम पढ़ते आ रहे हैं हमेशा से दैट इज़ मिल्क, चीज़, पल्सेस, पीनट्स, फिश एंड मीट. सो बेसिकली इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट फॉर हैविंग हेल्दी बोन्स एंड हेल्दी टीथ. They occur in every part of the body and form the fundamental basis of structure and functions of life. So इसका इतना इम्पोर्टेंस है ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए हमारी बॉडी में. बेसिकली हम हर वर्ड का सबसे पहले ये देखते हैं कि वो आया कहाँ से एंड वाई दैट वर्ड इज़ बीइंग नेम्ड बाय द वर्ड गिवन. लाइक हमने पढ़ा था उसके बारे में कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स क्यों बोलते हैं, सैकरन की वजह से. अब इसमें प्रोटीन्स का भी ऐसा है, हम इसको प्रोटीन्स ही क्यों बोलते हैं. प्रोटीन इज डेराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड प्रोटियोज विच मीन्स प्राइमरी और ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस. मतलब प्रोटीन्स का हमारी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंस है. बेसिकली प्रोटीन्स बनते किससे हैं, दे आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स. अल्फा अमीनो एसिड्स में क्या होता है, एक अमीनो ग्रुप होगा हमारे पास, एसिड आ गया तो ऑब्वियसली कार्बोक्सिल ग्रुप तो आएगा ही इसके अंदर. अल्फा अमीनो एसिड क्यों बोला, अल्फा अमीनो एसिड इसलिए बोला अल्फा कार्बन के ऊपर देयर इज अटैचमेंट ऑफ अमीनो ग्रुप, तो ये बन गए हमारे अल्फा अमीनो एसिड्स. दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स. क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, लाइक अमीनो एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड इन 3 ब्रॉड कैटेगरीज, दैट इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. बहुत ईजी है बट देयर इज अ बिट ऑफ कन्फ्यूजन अमंगस्ट मेनी स्टूडेंट्स कि इसके अंदर ये डिफरेंस आता कहाँ से है. अमीनो एसिड्स में अगर इक्वल नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप बन जाते हैं देन दैट बिकम्स इट मेक्स इट न्यूट्रल, क्योंकि बराबर हो गए तो बेसिसिटी एंड एसिडिटी बोथ आर बैलेंस्ड एंड दे आर इन इक्विलिब्रियम. मोर द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, सो जितने ज़्यादा अमीनो एसिड्स अमीनो ग्रुप होंगे उसकी वजह से वो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा. नेक्स्ट इज मोर द नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप दैट विल मेक इट एसिडिक. So basically amino acids which can be synthesized by our body are known as non-essential amino acid, मतलब जिनको हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है. That is for example glycine and alanine. Those which cannot be synthesized in the body and must be obtained through diet, जिसको हम diet के through लेंगे that is essential amino acid. Example can be valine and leucine. Most of the major question of this topic of this module is what is a Zwitter ion, which is being asked in many of the questions, many of the papers. Zwitter ion is a molecule that has at least 2 functional groups.
दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक में दैट कंटेन्स अ पॉजिटिव चार्ज एंड अदर हैज़ द नेगेटिव चार्ज, एंड ओवरऑल चार्ज इसके अंदर जीरो बन जाता है. लाइक इफ यू लुक एट एन एग्जांपल, किसी भी अमीनो एसिड को उसके एक्वा सोल्यूशन में देखते हैं तो जो अमीनो ग्रुप होता है दैट विल गेन अ प्रोटॉन व्हाइल द कार्बोक्सिल ग्रुप विल लूज अ प्रोटॉन. इसकी वजह से वन ऑफ द ग्रुप विल हैव द पॉजिटिव चार्ज, अदर विल हैव द नेगेटिव चार्ज एंड द ओवरऑल चार्ज विल बिकम जीरो. So that is basically a Zwitter ion. Next we'll talk about very important peptide linkage. What is a peptide linkage? Basically it is a bond, a chemical bond which is formed between two molecules when carboxyl group of one reacts with the amino group of other. Now that is formed like there is a इसको कह सकते हैं it is a dehydration process because water is released from it. Just because CONH bond is formed, we can see in the example water is released as a byproduct and we are getting a CONH bond in it. So due to the this CONH bond is called peptide linkage. Proteins are of two types, that is fibrous and globular. Fibrous, they are elongated strand-like structures. They are straight structures. Basically, they are formed in the form of rods or wires. They are generally insoluble in water, while the globulars are soluble in water and they are highly branched also. मतलब branches की वजह से there is a structure formed which is known as a globular structure. Next, the important part is how this structure of protein is provided to it. Like structure and shape of protein at the 4 different levels. First of all, we'll have primary structure of protein. Protein may have one or more polypeptide chains. This polypeptide chain which is linked with each other in a specific sequence, this forms the primary structure of protein. Next, we have the secondary structure of protein. The secondary structure of protein will contain alpha helix and beta pleated structure. Alpha helix में we have a helical like structure, like we can say when we have a rotated ribbon or like we form a coil like structure, that is a alpha helix structure, while the beta plated is when one plate is placed over the other, that will form a beta plated structure. So this arises due to the regular folding of the backbone of polypeptide chains due to the hydrogen bonding. So this is formed due to the hydrogen bonding of NH groups of the peptide bond. Next is the very important part, that is tertiary structure of protein. The tertiary structure of protein will tell you about the overall folding of the polypeptide chain. Like how a protein will look like, this is decided by this structure. At the tertiary level, we'll come to know how your protein will look like. So the main forces which are responsible for the formation, which are also responsible for the stabilization of 2 and 3 degree structures are hydrogen bonding, van der Waals and electrostatic forces of attraction. Next is quaternary structure. Quaternary structure basically जिसको हम किसी भी term से नहीं समझा सकते, just because it is a entangled structure. Here this is a final structure where all the types of groups, all the types of proteins are entangled together and they form a globule like structure. So basically there is a very important topic, denaturation of protein. Denaturation involves the breaking of many of the weak linkages. Like इसमें क्या होता है, a weak bond is broken and a native form of protein is formed. That native form is formed just to stabilize it. When the protein is in its native form, then it is called denaturation of protein. Basically the process is called denaturation. Next is about the vitamins. Since vitamins are a very important part of our diet, but they are very present in very minute amounts in our food, basically in our food stuff. So we also develop several deficiency diseases if we have the deficiency of so and so vitamins. We'll study now. Basically we have two types of vitamins, that is fat soluble and water soluble. Fat soluble will include vitamin A, D, E, K, while water soluble will include all B and C. First of all, we'll talk about what is fat soluble and what is water soluble. The vitamin which is soluble in fats or oils, that is fat soluble, and which is dissolved in water, which is soluble in water, basically is water soluble. Next we'll talk about how these vitamins have their sources, which all deficiency diseases are caused by them and what are the symptoms of that.
Vitamin E, like we can see, have its sources in carrot, leafy vegetables, eggs, etc. And deficiency diseases are basically related to eye, xerophthalmia or night blindness. Xerophthalmia is basically hardening of cornea. That is also related to our eye. So vitamin E directly affects our eye. Like symptoms can be unable to see in dark. So that can be a symptom of vitamin E deficiency. Vitamin A deficiency, so vitamin D now will come to. Vitamin D sources are sunlight, egg and dairy products, and basically its deficiency causes rickets. So symptoms can be, there is deformation of bones, it can cause D-shaping of bones, we can say. Vitamin E is next, and the sources are almonds, milk, meat, etc. It is basically related to our reproductive system. It causes sterility in rats. So basically, like vitamin A was affecting our eyes, D is affecting our bones, and E will affect our reproductive organs. So in that, there is a symptom of sterility. And K, vitamin K, leafy vegetables are the sources. It is basically, it causes a deficiency disease which is blood clotting. Like symptom can be, there is excessive bleeding on any, like if there is any kind of wound. Next we'll talk about water soluble vitamins, which are vitamin B and C. These names, like common names, these are asked in many of the questions, in many of the exams. Like vitamin B1 is known by the name thiamine, vitamin B2 riboflavin, and vitamin B6. Vitamin B6 का इतना नहीं पूछा जाता, but that is of least importance. B1 and B2 are really important, and their sources are yeast, milk, green vegetables, and it causes beriberi. Also, vitamin B2 causes digestive disorders. Vitamin B6 causes convulsions. B12 causes RBC deficiency in hemoglobin. So basically, if we have the deficiency of vitamin B12, a person will have the less count of RBC in his hemoglobin. Vitamin BC, also vitamin C, now also known by the name ascorbic acid. It is present in citrus fruits like amla and other green leafy vegetables. So basically, it causes scurvy and bleeding gums. Last but not the least, we'll talk about nucleic acids, like how nucleic acids are important and why they are present in our body. Nucleic acids are basically responsible for transmission of inherent characters, which is called heredity. Like when heredity is passed on from a parent to his child, or from one generation to another, nucleic acids are responsible because it contains two units, that is RNA and DNA. Particles in the nucleus of cell is responsible for heredity, and they are called chromosomes. So basically, the particles which pass on the information of heredity are chromosomes. So chromosomes are further made up of proteins and other type of biomolecules, which is known as nucleic acids. So nucleic acids ka structure, there is a long chain polymer of nucleotides. Basically, the complete hydrolysis of RNA or DNA yields a pentose sugar. So we can say it yields a pentose sugar, phosphoric acid, and nitrogen containing hydrocyclic compound. So what is the difference between DNA and RNA? It is a very important question. Basically, DNA is referred to as deoxyribonucleic acid and RNA is ribonucleic acid. Only difference between them, also rather than the structural difference, there is the composition of their bases. Like DNA, we call it as, it contains nitrogenous bases as AGCT, like adenine, guanine, cytosine and thymine. Thiamine, and RNA mein there is only a difference of thiamine, like thiamine is not present. In place of that, we add uracil. So if we talk about their structures, DNA is a double stranded structure, like it forms a helical structure. We can say like we make hair plates, so it is that type of structure, while RNA is a single strand. Now very important question arise, what is a nucleotide? Like nucleotide hota kya hai? A compound which consists of nucleoside linked in a phosphate group, linked to a phosphate group. Like अगर हम nucleoside के साथ phosphate group को attach कर देते हैं, that becomes a nucleoside. Like nucleotide forms the basic structural unit of nucleic acid such as DNA. Basically nucleotides are important just because it forms the structural unit of DNA. Now another important fact is A and G are purines,
while TUC, like thiamine, uracil, and cytosine are a part of pyrimidines. So biological function of nucleic acid are, it is very important class of macromolecules found in cells and viruses. Function of nucleic acids is like for the storage, so storage and also for the passing of genetic information. So I hope it is clear now. Please like, subscribe and share the video. Thank you so much for watching.